हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आरएस 2021 के टॉपर राहुल गुलानी जी। इनकी रैंक आई है 329। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर धन्यवाद सर। आज सर का इंटरव्यू लेंगे और सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, सर की स्ट्रेटेजी, सर आपको कुछ सजेशंस भी देंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं सर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, प्लीज सर। मेरा नाम राहुल गुलानी है। मैं जयपुर जिले की फुलेरा तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर और मेरी जो +2 की शिक्षा है वो केंद्रीय विद्यालय फुलेरा से हुई है। शुरुआत से मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था और मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है। और ड्यूरिंग माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे ये पता लगा कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से अच्छा सिविल सर्विसेज में कर सकता हूँ। तो सर मैं 2018 से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरी रैंक 1202 आई थी। मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं होने के कारण मैंने पुनः प्रयास किया और इस प्रयास में मुझे 329 रैंक प्राप्त हुई है सर। जब दूसरी बार आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? सर जब भी कोई सपना पूरा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा लगता है। तो काफी अच्छा लगा जब मेहनत साकार हुई, तो काफी अच्छा लगा मुझे भी और घर वालों को भी, मिलने वालों को, फ्रेंड्स को, सभी को। ओके। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर मेरे फैमिली में सभी बिजनेसमैन है और मेरे पिताजी का आड़त का बिजनेस है और सारा एक जॉइंट फैमिली का बिजनेस है। मेरा कोई बैकग्राउंड कभी गवर्नमेंट जॉब में रहा नहीं। ये एक मेरा ही इनिशिएटिव था, या मेरा ही कह लीजिए एक मतलब सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, और जो आज सब पूरा हुआ है सर। तो आपकी फैमिली ने, किसी ने बोला भी होगा कि आप भी बिजनेस कीजिए? जी सर, मतलब जब मेरा पहले प्रयास में नहीं हुआ था तो मुझे काफी सजेशन आए थे कि आप ये छोड़ के कुछ दूसरा देखिए या कुछ प्रयास और कीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक प्रयास तो मैं और दूंगा, क्योंकि कुछ कमियां रही थी, उन कमियों को मैं सुधारना चाहता था। तो इस बार सिलेक्शन हुआ है सर। तो जब 2018 में आपकी रैंक आई थिंक काफी करीब है, काफी अच्छी है, 1200, तो उस टाइम पे आप कभी डिप्रेस्ड हुए थे कि नहीं हुआ? सर जब आपके सफलता जब आपको नहीं मिलती है, आपके जो एफर्ट्स होते हैं उनके अनुरूप परिणाम नहीं आता, तो वाजिब सी बात है कि कुछ समय के लिए आपको बुरा लगता है। लेकिन किस्मत की बात ये रही कि 13 जुलाई 2021 को हमारा रिजल्ट आया था और 21 जुलाई 2021 को दोबारा वैकेंसी आ गई थी। तो सर वो मेरा पीरियड बहुत छोटा रहा। मैं 10 दिन बाद ही अगली तैयारी में जुट गया था सर। तो आपने सेल्फ से किया है, कोचिंग से किया है? सर मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैंने किसी भी कोचिंग की किसी तरह से मदद नहीं ली है सर। तो फिर आपने सेल्फ से कैसे किया? कोचिंग से की, आई मीन जैसे नोट्स से किया है या फिर आपने बुक्स? सर मेरा जो 2018 में रैंक पीछे आने का एक बड़ा कारण ये था कि मैंने स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाई करी थी। तो लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैं उस तैयारी को समेट नहीं पाया आखिर तक। और ये मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एफिशिएंट बनाइए, अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए, लेकिन उन रिसोर्सेज को समय आते हैं जब एग्जाम आपका अप्रोच कर रहा है तो उसको समेट के एकदम क्रिस्प वे में तैयार कर लीजिए। तो मेरा जो पहला प्रयास था उसमें मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही हुई थी कि मैं उन पूरे रिसोर्सेज को समेट नहीं पाया था। तो इस बार मैंने वो कमी दूर की और मुझे छोटी मोटी सफलता जो मिली है वो उसी का परिणाम है। और आपने आरएस के अलावा और कौन से एग्जाम दिए? सर मैं ये भी सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, कि ये सफलता मेरे करीबन 10 से 11 फेलियर्स का परिणाम है कि मैंने 10 से 11 एग्जाम में फेल भी किया है। उसमें एसीएफ का एक एग्जाम था और राजस्थान के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, उसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स में मैं 2 से 3 बार असफल रहा हूँ। तो और एक आरएस का भी एक असफलता रही है। तो सर काफी असफलता के बाद ही मैंने सफलता देखी है। तो सर जैसा कि आपने बोला यूपीएससी का भी दिया है आपने, तो आरएस में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उम्मीद है कि आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो आप अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे आगे? सर मैंने मतलब ये 2023 का अटेम्प्ट, एक बार आरएस का मैं अपेयर हो रहा हूँ दोबारा, उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ दोबारा से रुख करूंगा सर। ओके सर। एंड सर अब बात करते हैं आपकी जर्नी की। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है इसमें आरएस के अंदर आने की? सर मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट की थी। उसके बाद से मैं मेरे फैमिली बिजनेस में ही हाथ बटा रहा था। सडनली मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि जो मेरे फ्रेंड है नरेश नागर, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है आरएस में, 2018 में उनका चयन हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक बार प्रयास करके देखिए, क्या पता आपका हो जाए। तो मैंने काफी लेट तैयारी शुरू करी थी 2018 में, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने किसी कोचिंग की मदद ली नहीं है, तो मैंने खुद से ही तैयारी शुरू करी, खुद से रिसोर्सेज ढूंढे। और उस समय क्या अंग्रेजी माध्यम के रिसोर्सेज ज्यादा मिला नहीं करते थे। आप इंग्लिश मीडियम से? जी सर, मैं अंग्रेजी माध्यम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मैंने खुद से रिसोर्सेज ढूंढ के उनके नोट्स बनाए और नोट्स बना के मैं जहां तक पहुंच पाया वो मेरी ही सफलता थी। इस बार मैंने उन चीजों को मतलब सही किया, तो ये परिणाम आज आपके सामने है। तो मेरे एक फ्रेंड्स की गाइडेंस में मैं यहाँ आया था और आज यहाँ पे 5-6 साल बाद जो सफल हुआ हूँ सर, उसी का परिणाम है।
और जो आपने आरएस की जो जर्नी रही है प्रिपरेशन की, उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सर 2018 में मैंने प्रीलिम से 2-3 महीने पहले पढ़ाई शुरू करी थी। बीइंग एन साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, मुझे प्रीलिम्स निकालने में इतनी दिक्कत आई नहीं, और प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस का एग्जाम दिया। लेकिन मैं मेंस की तैयारी इतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाया क्योंकि मुझे रिसोर्सेज का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे मैं एक बात दर्शकों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उन्हें कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का असेसमेंट खुद कीजिए कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। मुझे पर्सनली कोचिंग की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी की। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जिन्हें कोचिंग की नीड होती है, तो वो कोचिंग का प्रयास करें। मुझे नहीं थी, मैंने नहीं किया, और मैंने दूसरे प्रयास में भी कोचिंग का कोई प्रयास नहीं किया। और मैं सर ये कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए, प्री, मेंस और इंटरव्यू। मैं कहूंगा इंटरव्यू भी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बनाइए कि आप किसी मुद्दे पर अपनी राय बना सकें, उस पर लिख पाए, उस पर बोल पाए, उस पर अपनी समझ डेवलप कर पाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी फ्रॉम द फर्स्ट डे एक छात्र को करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ओके सर, एंड अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उनको आपने कैसे कवर किया? मैं चाहूंगा कि पहले आप बताएं प्रीलिम्स के बारे में, उसके बाद जाए आप मेंस के ऊपर। सर मेरा ऐसा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस में लगभग 80% जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सर मैंने पहले बताया कि जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो प्रीलिम्स के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं 25 से 30 प्रश्न जो होते हैं, मतलब लगभग 20% जो प्रश्न होते हैं वो उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही इजी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा, तो वो तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये सब्जेक्ट मेंस में भी सर कवर होते हैं। तो सर मैंने जैसे पहले कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव आप तैयारी कीजिए, अपने रिसोर्सेज को कम रखिए। मेरा ये हमेशा मानना है कि अपने रिसोर्सेज को कम और इफेक्टिव रखना चाहिए। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आप पढ़ाई कीजिए। राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसके द्वारा हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल किताबें हैं, आप उन्हें पढ़िए। क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, प्रीवियस ईयर में से ही आते हैं। एक मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को ये भ्रांति है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वही अच्छा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है सर। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो किताबें स्टैंडर्ड सरकार द्वारा दी गई हैं उनको आप पढ़िए, उन्हीं में से सब कुछ आता है और वही आंसर लिखने से आपको नंबर, अच्छे मार्क्स फैच होते हैं सर। इस बार भी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे जो मार्क्स हैं पिछली बार से मेंस में अच्छे हुए, वो इसी कारण हुए। इंटरव्यू में थोड़े नंबर कम रहने के कारण मेरी रैंक पीछे रही है, लेकिन आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ाई कीजिए। अब आते हैं सर मेंस पे। तो सर मेंस के लिए जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 9 से 12 राजस्थान सरकार द्वारा एक किताब आती है, उसको आप पढ़िए। इकोनॉमी के लिए राजस्थान सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है और भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट, उससे आप पढ़ाई कीजिए। छोटे सब्जेक्ट के लिए आप, मैं कहना चाहूंगा, आप कोचिंग संस्थान की मदद ले सकते हैं, क्योंकि जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे पेपर फर्स्ट, GS1 जिसको अपन कहते हैं, GS3, 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्पेशलाइज रखते हैं, जैसे लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो इनमें मुझे लगता है थोड़ी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो इसमें आप कोचिंग संस्थानों के नोट्स की मदद ले सकते हैं। ये तो सर बाकी 3 सब्जेक्ट की बात हुई। और मैं कहूंगा GS4 की आप स्पेशल तैयारी कीजिए। GS4 लैंग्वेज पेपर्स है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 120 मार्क्स की हिंदी आती है और 80 मार्क्स का इंग्लिश आता है, जिसमें लगभग 70 से 80 मार्क्स की ग्रामर पूछी जाती है। तो सर वो टोटल आपके इफेक्टिव स्टडी और रिपीटेटिव स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेमोराइज कर पाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड डायरेक्ट पूछे जाते हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपको जितना याद होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने नंबर आप फैच कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है, कोई भी टॉपर वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि 4th पेपर आपके रैंक का डिसाइडर होता है। जितने अच्छे नंबर आप 4th पेपर में लाते हैं, GS4 में लाते हैं, उतनी अच्छी आपकी रैंक आती है। आपने सेल्फ स्टडी की है? जी सर। तो आप कुछ बुक्स के नाम बताएंगे जिनको आपने फॉलो किया? जैसा सर मैंने पहले बताया कि आप हिस्ट्री के लिए एक मैंने जो सोर्सेज रेफर किए थे, राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने हुकुमचंद जैन और माली, एक राजस्थान पाठ्यपुस्तक की बुक आती है, 9 से 12वीं राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है। मैंने इंडियन हिस्ट्री के लिए सर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब फॉलो की थी, और एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सर मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है वो फॉलो की थी। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सर मैंने राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है उसको फॉलो किया था। इकोनॉमी के लिए मैंने पहले बताया, जैसे कि राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप टोटली प्रीलिम्स और मेंस आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पर डिपेंड कर सकते हैं। और भारत इंडियन इकोनॉमी के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कीजिए, रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमी की, उसे फॉलो कर सकते हैं। और सर मैंने जैसा बताया कि GS1 और GS3 में छोटे सब्जेक्ट आते हैं, तो अगर जिस छात्र के पास समय कम है वो कोचिंग संस्थानों के नोट्स पे रिलाई कर सकता है, कोई ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। तो बात करते हैं सर GS2 की, तो GS2 में सर
एथिक्स के लिए सर मैंने धर्मेंद्र सर की बुक आती है मार्केट में, वो फॉलो किया था। और नेट की सर्फिंग है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, वो टॉपिक डाल के सीधा गूगल से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे सर। साइंस के लिए सर आप कोई भी कोचिंग संस्थान के नोट्स या कोई जो और कोचिंग चलती है उनके नोट्स पे आप रिलाय टोटली कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए सर महेश बर्णवाल सर की बुक आती है, और राजस्थान का इतिहास एक कक्षा 11 की एक बुक है भूगोल की, उस पर आप रिलाय कर सकते हैं। GS3 की बात करें तो सर पॉलिटी के लिए एक रामबाण पूरे सिविल सर्विसेज के में छाई हुई बुक है लक्ष्मीकांत, आप उसको फॉलो कर सकते हैं टोटली। जो सेकंड सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, उसके लिए सर राजस्थान सरकार की 11वीं और 12वीं की किताब, उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस एज इट इज मिल जाएगा सर। उसके अलावा सर छोटे सब्जेक्ट में जैसे बिहेवियर है, जिसको अपन बिहेवियर कहते हैं, तो NCERT 11th टोटल सब्जेक्ट उसके अंदर ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, सिलेबस भी वहां से पूरा कॉपीड है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र राजस्थान बोर्ड की बुक है 11th और 12th की, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी जो चीजें नहीं मिल पाती वो कोचिंग संस्थानों में आप रिलाय कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और सर GS4 के लिए मैंने हिंदी के लिए राघव प्रकाश को फॉलो किया था, और इंग्लिश के लिए मैंने BK रस्तों की जो बुक आती है फॉलो किया था। टोटली सर मेरी मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को अपने रिसोर्सेज को क्रिस्प रखना चाहिए, जिससे कि वो जब एग्जाम में अपेयर होने वाला है, क्योंकि आपके 2 दिन में 4 आपको पेपर लिखने हैं, लगातार आपको 6 घंटे लिखना है उस स्ट्रेस के साथ में, तो जब आपको चीजें याद होगी तभी आप लिख पाएंगे। तो इफेक्टिव स्टडी के लिए आप रिसोर्सेज को कम रखिए, रिपीटेटिव रिवीजन कीजिए। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि परिवार के सपोर्ट के साथ कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो सेम आपके तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ सर ऐसा संयोग था कि मुझे मित्र काफी अच्छे मिले, जैसे इस बार भी मेरे कई मित्र जिनका चयन हुआ है, जिसमें शुभम नागर हैं, सूरज हैं सर। एक मित्र है जिनका मेरा चयन नहीं हो पाया, लेकिन आपका मित्र जो होने चाहिए ना वो अच्छे होने चाहिए। रिवीजन पे आप रिलाय कर सकते हैं सर, तो उनसे रिवीजन इफेक्टिव हो जाता है। तो 3 चीजें हैं, इफेक्टिव प्लानिंग, कम रिसोर्सेस और इफेक्टिव प्लानिंग। लास्ट में जब जाके आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये मुझे लगता है कि सर रामबाण है इस एग्जाम के लिए, बाकी और कुछ करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। ओके, जैसा कि आपने बताया रिवीजन, तो रिवीजन कैसे करना चाहिए और आपने कैसे किया था? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी टॉपिक को आप 6 से 7 बार पढ़ लेते हैं तो आप उसके जो की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उन पे आप पहुंच जाते हैं। तो उन की टर्मिनोलॉजीज को आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए, उनको बार बार स्टडीज कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है और ऐसा देखा भी है कि जब आप वो की टर्मिनोलॉजीज जो लिखी है, कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जिनमें आप वो टर्मिनोलॉजी नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उन टर्मिनोलॉजीज को और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप शॉर्ट नोट बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स को रिपीटेटिव रिवाइज कीजिए। जब आपका पेपर होने वाला है, जब आप लिखने वाले हैं पेपर, उससे 2 दिन पहले आप इफेक्टिव स्टडी कीजिए। और जैसे जैसे वो माइंड मेकअप होता जाएगा, आपके माइंड में स्टेबलाइज होती जाएंगी चीजें, तो आप देखते ही उसका आंसर सीधा लिख देंगे सर। ओके, और आपने कितने घंटे स्टडी किए? सर मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से या विद्यार्थियों से कि मैं बहुत ही पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, मैं एविड रीडर हूँ भी नहीं। मैंने 6 से 7 या 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई की होगी, वो भी मेरे ड्यूरिंग एग्जाम्स। मेरे लिए तो 5 घंटे स्टडी, इफेक्टिव स्टडी भी बहुत है। 5 घंटे, और ये वेरी करता है हर स्टूडेंट पे, स्टूडेंट की कैपेसिटी पे। तो मेरे लिए 6 घंटे इफेक्टिव स्टडी सर बहुत है, इसमें मैनेज हो सकता है सब कुछ। क्योंकि मैं साथ में काम भी कर रहा था सर, मैं मतलब और कोचिंग संस्थानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो मैंने मतलब जॉब के साथ ही पढ़ाई की, आप कह सकते हैं। यानी आप पढ़ाते भी हैं? जी सर, पिछले 4 वर्षों से मैं कई इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, कहीं मैंने काम किया, तो मैं पिछले 4 वर्षों से तैयारी के साथ काम भी कर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर मतलब ये देखिए GS में तो किसी सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत नहीं है, तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैंने वैसे वैसे प्रयास किया है सर सभी कुछ करने का। तो पढ़ाने से तो रिवीजन वैसे हो जाता है। एंड सर आपने करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया और आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया? क्या स्टार्टिंग से आपने कर दिया था स्टार्ट इसको? सर करंट अफेयर की जो स्ट्रेटजी है, बेसिकली मार्केट में बहुत करंट अफेयर्स को लेके बहुत हाइप बनी हुई है कि करंट अफेयर। सर मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मार्केट में कोई भी मैगजीन, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, ये फेमस जो मैगजीन्स है, उन किसी भी मैगजीन्स को आप 6 से 7 महीने का करंट कवर करके आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा होता है। 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो आप मार्केट में किसी भी मैगजीन से वो चीजें कवर कर सकते हैं। मेंस एग्जाम में मुझे लगता है कि सर इतना वेटेज है नहीं करंट अफेयर्स का। एक जो GS3 में इंटरनेशनल रिलेशंस एक टॉपिक है, उसके अंदर 12 से 15 मार्क्स की करंट अफेयर पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल इवेंट्स का और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आप ये एसेस कर पाए, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि किसी इंटरनेशनल इवेंट का हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या राज्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आप इतना एक्सेस कर सकते हैं
तो मुझे लगता नहीं करंट अफेयर्स की मेंस के लिए कोई स्पेशल तैयारी की जरूरत है। लेकिन सर इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें करंट अफेयर्स की काफी नीड होती है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको ये असेस करना पड़ता है कि विद्यार्थी करंट अफेयर या जो समाज में चीजें चल रही है उनसे क्या सीख पाता है। तो मुझे लगता है कि एक कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर हो गया, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के और मार्केट की कोई एक छोटी सी मैगजीन फॉलो करके करंट अफेयर्स को इजीली कवर किया जा सकता है। करंट अफेयर्स के लिए इतने डरने की कोई जरूरत है नहीं सर। एंड सर जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, जैसे अब आपका देख रहे हैं ना, तो उन्हें आपसे कुछ सीखना चाहिए या फिर जैसा आपने स्ट्रेटेजी बताई है वो प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि हर किसी स्टूडेंट की, हर किसी विद्यार्थी की अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग वीकनेस होती है। जैसे मेरी बात करें तो मैं पढ़ने में इतना वो सही नहीं हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो ऐसे ही हर विद्यार्थी की अपनी वीकनेस होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो सर सबसे पहले विद्यार्थी को सिलेबस देखना चाहिए और एग्जाम की डिमांड देखनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी जो एग्जाम लेती है वो बहुत ही लंबा एग्जाम है, 2 साल का पूरा प्रोसेस है। तो पढ़ने के साथ उसकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकता है नहीं कर सकता इस चीज को, तो सारी चीजें देख के, सिलेबस को देख के उसे इस फील्ड में आना चाहिए। और अगर वो आ गया है तो सर मुझे लगता है कि आने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में उस विद्यार्थी को खुद समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। मेरा एक ही सुझाव सभी विद्यार्थियों को रहेगा कि अपने रिसोर्सेस को जितना कम रख सकते हैं, जितना स्टैंडर्ड रख सकते हैं रखिए। बाकी अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। और अगर किसी का नहीं होता है किसी भी कारण से, तो उनके पास बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? प्लान बी बोल सकते हैं। सर बैकअप प्लान ऐसा है कि जो आरएस का सिलेबस है और राजस्थान के जो स्पेशलाइजेशन छोड़ देकर अपन इंजीनियरिंग, तो 90% सिलेबस बाकी एग्जामों से मैच होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी विद्यार्थी को असफलता मिल गई है और अगर आपको लगता है कि भर्ती बहुत लेट आने वाली है अगली, तो आप जो जितने भी छोटे तो नहीं कहूंगा, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आ रहे हैं, एलडीसी हो गया या फिर जूनियर अकाउंटेंट जैसे भी आया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो इस सिलेबस को कवर करते हैं। तो उन एग्जाम्स को आप दीजिए। और अगर आपने अच्छी तैयारी आरएस में करी है तो मुझे लगता है कि मेरे से बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने दूसरे एग्जामों में सफलता पाई है। आरएस नहीं बन पाए लेकिन बहुत अच्छी पोस्टों में सिलेक्टेड है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो सेम सिलेबस रखते हैं, उन्हें आप देके सफलता ले सकते हैं। ओके। एंड सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मेरी हॉबी ट्रैकिंग है, बॉडी बिल्डिंग है। मैं रेगुलर मतलब जिम से इन्वॉल्व रहता हूँ जिम में, तो ये एक मेरे स्ट्रेस रिलीव कारण भी है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम भी गए थे? जी सर, मैं कंटिन्यू। हाँ जी सर। ओके, सो अब आपकी तरफ से कोई मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए? मैं सभी विद्यार्थियों को जो मोहित सर का चैनल देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि देखिए तैयारी बड़ी है, सब बड़ी तैयारी है। राजस्थान का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। तो अगर आपने मन बना लिया है तैयारी करने का तो आप आइए। और बस मेरा ये कहना है कि सिलेबस और रिसोर्सेज ही आपके जो कहते हैं कि क्रिप्स हैं, जो सिलेबस है और रिसोर्सेज हैं, उन्हीं पे रिलाई कीजिए। रेगुलर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और डिप्रेशन आए तो लोगों की मदद लीजिए। सफलता हार्डवर्क से निश्चित है, ये मैं कहना चाहूंगा सर। लगता है लेकिन निश्चित है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो और सबसे मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को स्टैंडर्ड और क्रिप्स रखिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर अपनी जर्नी बताने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो आई होप आपको सर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने अपनी जर्नी बता दी और जैसा कि सर बार बार बोल रहे हैं, रिसोर्सेज को थोड़ा कम रखिए और अच्छे रिसोर्सेज को अप्रोच कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।